अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमर उस्मान मलिक। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और पहले यूनिट को आपने मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया होगा। आज मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं, यूनिट नंबर 2 की बात करता हूं। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं कि हमारा इस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1423 का हर यूनिट एक प्रॉपर फंक्शन से स्टार्ट होता है और उस फंक्शन का मकसद प्रॉपर वे से आपको इंग्लिश सिखाना है। तो आज हम जब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 का जो फंक्शन उसने यहाँ पे रखा है वह है सीकिंग कंफर्मेशन, कि आपने किसी बात की तस्दीक कैसे करनी है। और इस काम के लिए जो इंग्लिश में प्रॉपरली यूज़ किया जाता है वो है टैग क्वेश्चंस। व्हाट आर टैग क्वेश्चंस? बेसिकली टैग क्वेश्चंस जब आप किसी बात को तस्दीक करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं, अपने शक को दूर करना चाहते हैं, तो वो टैग क्वेश्चंस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कुछ इंग्लिश में एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करता चलता हूँ। और इस टैग क्वेश्चंस मतलब सवाल किया जाता है, फिर तस्दीक के लिए उसी सवाल को सवालिया तौर पर आपके सामने पेश किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ही वॉज अ नॉटी बॉय, वाजंट ही? दे आर गुड बॉयज, aren't they? We have done our duty, haven't we? She teaches well, doesn't she? He will come, won't he? ये वो कुछ टैग क्वेश्चंस हैं जो कि हम वही जुमला दोहराते हैं और उस जुमले को सवालिया अंदाज में पेश करते हैं। ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में अगर बात करें तो हाउ डू यू डू, ये भी एक टैग क्वेश्चन के तौर पे इसका आंसर भी हाउ डू यू डू ही दिया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा कि जब हम किसी फिक्रे को दोहरा के उसे तस्दीक करना चाहते हैं, उससे आगे सवालिया अंदाज में पूछते हैं, तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और आप एक काम कीजिएगा कि असाइनमेंट के तौर पे इन टैग क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए। 10 टैग क्वेश्चंस आप अपने पास से नोट कर लीजिए और इसकी आज प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यहाँ पे देखेंगे। हम उसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा ज़माना जिस पे कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। उर्दू में जब इसकी पहचान की मैं बात करता हूँ तो उर्दू में इसकी पहचान कुछ यूँ है कि जिस जुमले के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूँ आता हो, वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अगर मैं अंग्रेजी में इसके रूल्स की बात करूं तो कुछ रूल्स यूं हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, हैज और हैव। हैज सिंगुलर चीजों के साथ, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हैज इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो हैव है ये आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल चीज़ों के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं जुमलों की बात करता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट के उर्दू के जुमले कुछ इस तरह से बनते हैं कि मैं खत लिख चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, वो खाना खा चुके हैं, वो कपड़े धो चुकी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप उर्दू में कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर मैं इंग्लिश में रूल्स की बात करूं तो बहुत सिंपल रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आपको असाइनमेंट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे मैं आपको 10 सेंटेंसेस दे रहा हूं जो कि आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ बनाने और 10 सेंटेंसेस आपने हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ बनाने। और इनको बना के इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आप इनको चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपका टास्क ये 20 सेंटेंस है। इंशाल्लाह आप 20 सेंटेंस मुकम्मल करेंगे तो आपको इस टेंस की समझ भी ज़रूर आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। साइनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोनिम्स की स्टडी कर लेते हैं। साइनोनिम इज द वर्ड दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड। ऐसा लफ्ज़ जिसके बिल्कुल दूसरे लफ्ज़ जैसे मीनिंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लफ्ज़ हमारे पास है लार्ज, इसको साइनोनिम्स के तौर पे हम लफ्ज़ बिग भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों अल्फाज एज अ साइनोनिम यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो एक लफ्ज़ है ब्यूटीफुल। उसके लिए आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रीटी, लवली, गॉर्जियस। ये वो अल्फाज हैं जो एज अ साइनोनिम यूज़ किए जा सकते हैं।
मैं कुछ 10 वर्ड्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आप इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। बिग, द साइनोनिम ऑफ बिग इज ह्यूज, साइनोनिम ऑफ स्मॉल इज टाइनी, स्टूडेंट pupil, sick ill, insects bugs, grateful thankful, hate dislike, pretty attractive, harm damage, loyal faithful and powerful strong। ये कुछ साइनोनिम्स हैं जिनको हम यहाँ पे बुक में साइनोनिम्स मौजूद हैं, आप उस पेज को आप ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा और ये साइनोनिम्स अपने पास सारे नोट कर लीजिएगा। अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स की बात करते हैं तो साइनोनिम्स वाला क्वेश्चंस भी अक्सर पेपर में आ जाता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे एंटोनिम्स। व्हाट आर द एंटोनिम्स? एंटोनिम्स इज अ वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट आर नियरली द ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जो दूसरे लफ्ज़ के बिल्कुल उलट होता है, उसके ऑपोजिट होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करूं, लार्ज, स्मॉल, नियर, फार, हैप्पी, सैड, ऑलवेज, नेवर, हैवी, लाइट, क्राई, लाफ, लूज, टाइट, लाउड, क्वाइट, थिक, फैट, सॉफ्ट, हार्ड, हैवी एंड लाइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपकी बुक में मौजूद हैं, आप इन सब को टिक भी कर लीजिएगा और टिक करने के साथ साथ इनकी एक मुकम्मल तौर पे आप नोट्स बना लीजिए। आज का जो आपका मैं टास्क आपको जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ये है कि आप मिनिमम 50 साइनोनिम्स और मिनिमम 50 एंटोनिम्स आप एक लिस्ट बनाइए, नोट्स को संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर लिखना बहुत आसान है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जब लेटर्स आते हैं तो लेटर्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, जॉब लेटर्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन इन सब का बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो 5 पार्ट्स होते हैं और एक जैसे पार्ट्स होते हैं जिनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ लेटर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टअप होता है वो है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? दिस इंक्लूड्स द सेंडर एड्रेस एंड डेट। हेडिंग में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक जो खत लिखता है उसका पता और जो दूसरी उसकी डेट लिखी जाती है कि किस दिन आप खत लिख रहे हैं। अगर जब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम पेपर्स लिखते हैं, पेपर्स में जब लेटर आता है तो फिर हमें एग्जामिनेशन हॉल ABC से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर वहाँ पे आपको साथ डेट लिखनी पड़ेगी। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशन। व्हाट इज ग्रीटिंग? ग्रीटिंग्स ऑलवेज एंड्स विद कॉमास। हर वो लफ्ज़ जो ग्रीटिंग्स जो होती हैं ये वो अल्फाज होते हैं कि जो कॉमास पे मुश्तमिल होते हैं या कॉमास पे ख़त्म होते हैं। द ग्रीटिंग बिगिन्स विद द वर्ड डियर and the person given name a relationship, for example dear students, dear uncle, these are the examples of the salutation। नंबर 3 पे जो बात आती है वो है the body, उसे लेटर बॉडी कहा जाता है। इट इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर। लेटर बॉडी में वो मेन इंफॉर्मेशन होती है कि जो कि आप ख़त में किसी दूसरे को लिख के आप बताना चाहते हैं, और इट इंक्लूड्स द मैसेज वी वांट टू राइट। ये वो पैगाम है जो कि हम किसी दूसरे को देना चाहते हैं। नंबर 4 पे जब बात आती है वो है कंप्लीमेंट्री क्लोज। आपने उस लेटर बॉडी को क्लोज कैसे करना है? दिस शॉर्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ फ्यू वर्ड्स ऑन अ सिंगल लाइन, इट एंड्स इन कॉमास। फॉर एग्जाम्पल योर सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंप्लीमेंट्री क्लोज। नंबर 5 पे जो लेटर का पार्ट आता है वो है सिग्नेचर लाइन। अंडर द कंप्लीमेंट्री क्लोज द सेंडर राइट्स हिज ओन नेम। सिग्नेचर लाइन वो है कि जहाँ पे आप आखिर पे खत पे अपना नाम लिखते हैं, वो सिग्नेचर लाइन है। तो बेसिकली 5 पार्ट्स ऑफ लेटर है। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स, थर्ड लेटर बॉडी, फोर्थ कंप्लीमेंट्री क्लोज एंड नंबर 5 सिग्नेचर लाइन। अगर आप इन 5 पार्ट्स ऑफ लेटर को याद रखते हैं तो कोई भी ख़त लिखना आपके लिए बहुत आसान है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब आप कोई क्लास लेते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं या फिर नोट्स लेते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ 14 यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो टिप्स इंशाल्लाह आपको
लेक्चर सुनते हुए और नोट्स लेते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टिप ये है कि डेवलप अ प्रॉपर माइंडसेट। जब आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए, उसे एक कंस्ट्रक्ट कीजिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं। नंबर 2 पे जो स्टेप है वो है डेवलप एन आई कंटेक्ट विद द स्पीकर। जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो जो टीचर या जो स्पीकर आपके सामने बोल रहा होता है उसके सामने आपने अपने आई कांटेक्ट को टीचर के साथ मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। नंबर 3 पे जो बात है वो है राइट डाउन या नोट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको जब वो टीचर बात कर रहा हो तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो टीचर के मुंह से निकल रहे होते हैं आप उनको नोट करते जाइए साथ साथ। नंबर 4 पे जो आपका स्टेप है वो है कि डू सम प्रायर रीडिंग। जब आप कोई क्लास लेने जाते हैं तो जो टॉपिक आपको टीचर पढ़ाने वाला है उस टॉपिक को पहले से स्टडी करके जाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब आप नोट्स लिख रहे होते हैं, जब आप किसी क्लास में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे जिन पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना वो ये है। फर्स्ट पॉइंट आपके साथ कि पे अटेंशन टू द स्पीकर। जब कोई टीचर कोई स्पीकर आपके सामने मौजूद हो तो उस पर तवज्जो रखिए, उसकी बातों को गौर से सुनिए। नंबर 2 पे रेजिस्ट बोर्डम। आपने देखा होगा कि हम क्लास में बैठे बैठे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, हमारी तवज्जो मुंतकिल हो जाती है। बतौर एक स्टूडेंट आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी तवज्जो को उस क्लास में रख सकें। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आप अपनी पूरी तवज्जो, पूरा फोकस क्लास में रखिए ताकि आप बोर्डम से बच सकें। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो ये है कि लेबल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स यूज़ कीजिए। आपने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स के नीचे उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसके ऊपर लाइन लगा लीजिए, उसे अंडर सर्कल कर लीजिए। और ये चीज़ें आपको बोर्डम से भी बचा के रखेंगी और आपका इंटरेस्ट भी क्लास में पैदा होगा। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि हम बाज़ औक़ात बेचैनी का शिकार हो जाते हैं क्लास में बैठे बैठे, हमें यानी एक एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिस्ट्रेस होती है, हमें डिप्रेशन होता है। तो आप एक काम कीजिए, आप रिलैक्स रहिए। बतौर एक स्टूडेंट आप वहाँ पे रिलैक्स रह के टीचर्स की बातों को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करने की, अपने माइंड में, अपने हार्ट में डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो पॉइंट आपने मेन याद रखना है वो ये कीजिए कि आप ट्रांसलेट द लेक्चर इनटू योर ओन वर्ड्स। टीचर की बातें अगर आपको समझने में मुश्किल आ रही है तो आप टीचर की बातों को अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको लेक्चर भी समझ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप है ऐड विजुअल क्लूज टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ योर नोट्स। आपको अगर कोई लफ्ज़ लिख के समझ नहीं आते तो आप उसमें तस्वीरें या फिर कोई स्केचेस आप ड्रा करना सीखिए। जब आप स्केच ड्रा करना सीखेंगे तो वो स्केच आपके उन वर्ड्स के साथ कंबाइन होकर आपके कंसेप्ट्स को मज़ीद बेहतर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो बोर होने के बजाय आप टीचर से सवालात कीजिए। टीचर्स के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, हम अपनी अटेंशन के मुताबिक टीचर से नॉलेज ले सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो टीचर उस आंसर को मज़ीद निखार के आपके सामने पेश करेगा जिससे आपकी समझ मज़ीद बेहतर हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ऐड योर ओन आइडियाज़ एंड रिफ्लेक्शंस। कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उस पर अपने व्यूज़ देने की कोशिश कीजिए, उस पर अपने आइडियाज़ ऐड करने की कोशिश कीजिए, उस पर सोच विचार कीजिए, रिसर्च कीजिए। इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट है वॉच आउट फॉर पॉइंट्स आर एम्फेसाइज्ड आर रिपीटेड बाय द टीचर आर बाय द स्पीकर। जब आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर जिस चीज़ पे बार बार स्ट्रेस दे रहा होता है, बार बार वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, पेपर्स के अंदर आपका वो क्वेश्चन आ जाए। तो आप टीचर्स की स्ट्रेस दी हुई बातों पे, जिस पे टीचर एम्फेसाइज करता है, उन चीज़ों को ज़रूर अपने पास नोट कीजिए, उनको ज़रूर इंपॉर्टेंट समझ के उसे रिवाइज कीजिए। अगली बात जब मैं करता हूँ तो वो ये है, नेक्स्ट ये है कि लिसन केयरफुली टू द इंफॉर्मेशन गिवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरी क्लास निहायती तवज्जो से सुनते हैं, जो ही टीचर का लेक्चर ख़त्म तो किताबें, नोट्स बंद करके टीचर से पहले क्लास से बाहर निकल जाते हैं। तो इस सूरत में जब तक आप टीचर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो टीचर देता है उसको आप उस पर फोकस करके उसे समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उस लेक्चर का क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को, उस सबक को याद कैसे करना है। तो आप क्लास के आखिर पे दी गई टीचर की इंफॉर्मेशन को ज़रूर अपने पास नोट कीजिएगा और उस पर ज़रूर तवज्जो दिया करें। नेक्स्ट स्टेप की मैं जब बात करता हूँ तो आप जब लेक्चर सुन लेते हैं, सुनने के बाद जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो पहली बात है रिव्यू योर नोट्स। आपने जो कुछ भी लिखा उसे एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने जो लिखा वो आया कि ठीक था, किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए, अपने फेलो के साथ कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है फिल द मिसिंग पॉइंट्स। अगर कोई चीज़ दौरान लेक्चर आपसे कोई चीज़ रह गई, आप नोट नहीं कर सके, टीचर जल्दी बोल गया या आपको समझ, अपने फेलोज के नोट्स पे से आप अपने नोट को क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एडिट योर नोट्स। आपने जो नोट्स लिखे वो कंपेयर करेंगे तो आप उन्हें एडिट कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपने गलत नोट कर ली, गलत कोट कर ली, उस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे फेलो के साथ आप शेयर कर लीजिए, उसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। और आखिरी पॉइंट जो लेक्चर सुनते वक्त आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि मेकअप योर ओन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस। आप गेस कीजिए कि आपके नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। आप ये गेस कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, और ये गेस कीजिए कि टीचर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप दौरान लेक्चर, दौरान क्लास इन पॉइंट्स का अगर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लिसनिंग और आपकी समझने की पावर ज़्यादा बेटर हो सकती है।